हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संजीव कुमार। देखो, तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के एप्लीकेशन में लास्ट में सिखाए थे प्लेन शीट से रिलेटेड जो कंसेप्ट था, है ना। उसके बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अलग टॉपिक था जिसको हम जिक्र कर दिए थे। लेकिन अब हम लोग आएंगे जो गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है, और बाद में हम लोग आएंगे कुछ उस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का ज़रूरत होता है। हराता वो 12th पोर्शन का है, लेकिन एसएचएम का ज़रूरत होता है। इसलिए एसएचएम भी तुम पैरेलल में पढ़ ही रहे हो, सीख ही रहे हो। खैर, वो बहुत एक बेसिक कंसेप्ट ही एसएचएम का रहेगा, तो 12th वाला जो प्रॉब्लम है वो बन जाता है। तो खैर चलो, अब जो है मैं तुमको सिखाने जो जा रहा हूँ वो गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन था उसी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हो। तो इसमें एक बात पहले सीखो, वो ये है कि अगर कोई कंडक्टर हो, जैसे प्लेन शीट के लिए हम लोग काम किए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। थोड़ा इसको समझना। कंडक्टिंग प्लेट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे समझो कि ये जो बुक है ये मेटल का बना हुआ है ना, कंडक्टर का बना हुआ है, और इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। चार्ज इसको तो देखो, कंडक्टर को जो भी चार्ज दोगे ना तो उसके वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब प्लेन शीट का बात किए थे ना, जो लास्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ का किए थे, उसमें हम लोग बोले थे कि समझ लो एक पतला सा पेज जो है, एक प्लेन शीट है जो चार्ज का ही बना हुआ, और उसके नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। याद करो, σ/2 एप्सिलॉन नॉट आया था, जहाँ सिग्मा क्या है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन देखो, जब मेटल प्लेट का बात हो तो जब चार्ज दोगे तो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो इसको एक फिगर से समझा देते हैं तुमको। एक कंडक्टिंग प्लेट है, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, और उसके सरफेस को जो है यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया गया। देख लेना, ठीक ना, इसको चार्ज कर दिया गया। सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसका। मेटल में तो इन साइड में तो चार्ज रहेगा नहीं। अब तुमसे कहा गया कि अगर इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तब बतलाव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नजदीक के पॉइंट पर क्या हो, है ना। मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो याद करो, तुमको सिखाए हैं कि कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो तो वहां पर पहले एक पॉजिटिव चार्ज को रखो, और ये देखो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा है, तो जाहिर है इस पर फोर्स इधर लग रहा है, यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, है ना। लेकिन हमको तो उसका मैग्नीट्यूड भी पता लगाना है और गॉस लॉ को यूज में लाना है। तो देखो, समझना बात को। अगर हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लें, ठीक ना, देखो एक गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर की। मेटल के इन साइड में तो जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और यह समझा कि इसके आउटर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है। तो सोचो, ये जो हम लोग गॉसियन सरफेस अजूम किए, कल्पना किए, वो सिलिंड्रिकल शेप में है, और जानते हो कोई भी सिलिंड्रिकल शेप में जो है वो 3 क्रॉस सेक्शन होता है। जैसे देखो, ये सिलेंडर 2 हो गया सर्कुलर पार्ट, एक हो गया कर्व पार्ट। नहीं,
अगर गॉसियन सरफेस मतलब उसको चारों तरफ से बंद रखना है, तो इधर से भी पैक करोगे, इधर से। सोचो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है ना, इधर डायरेक्टेड है, तो ये जो कर्व पार्ट है इसका एरिया वेक्टर यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर। सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, बीच का एंगल 90, फ्लक्स क्या हो गया 0। यानी ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, इस पे तो फ्लक्स होगा, इसलिए क्योंकि इस सर्कुलर पार्ट का एरिया वेक्टर भी इधर डायरेक्टेड होगा जिधर, लेकिन जो कर्व पार्ट हुआ सिलेंडर का उस पर कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। अब चलो ये वाला क्रॉस सेक्शन, तो ये तो क्रॉस सेक्शन ऐसे जगह पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, और सोचो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पे कोई फ्लक्स हो सकता है क्या? है फ्लक्स होता ई डॉट एरिया, अब यही 0 है तो फ्लक्स कहाँ से होगा? तो सोचो अगर गॉस लॉ यूज में लाओ, ठीक ना, फ्रॉम गॉस लॉ, तो गॉस लॉ को यूज में लाओगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो फ्लक्स कितना लिखें जी? तो देखो जिधर ई है उधर ही एरिया है, तो ई डॉट ए करोगे तो ये हो जाएगा ये cos 0। कर्व पार्ट पे तो कोई फ्लक्स होगा नहीं और अंदर वाले पार्ट पर होगा नहीं। चार्ज इनसाइड, तो थोड़ा सोचो तो चार्ज कहाँ पे मौजूद है? जो चार्ज मौजूद है इसी सरफेस पे ना मौजूद है। सोचो जैसे मान लो ये बुक जो है वो एक कंडक्टिंग प्लेट, और तुम जो सिलेंडर लिए हो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिए हो, इस तरह से बाहर निकला हुआ है, इसे देखो तो हवा में तो चार्ज है नहीं, चार्ज जो भी है वो यहीं पे ना है, यानी इस यही चार्ज ना गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है। तो सोचो अगर सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो बतलाओ तो इसके अंदर कितना चार्ज? तो सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया जी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो हम लोग ये सीखे कि जब कंडक्टिंग प्लेट हो, ठीक ना, पूरे सरफेस पे बोथ साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तुम में कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, लेकिन आप प्लेन सीट वाला जब पढ़ाए थे तो आप तो एक इधर भी सिलेंडर निकाल दिए थे, इधर भी निकाल दिए थे, इसमें आप अपना सुविधा अनुसार हाफ ही किए। देखो वैसे भी करोगे ना तो रिजल्ट वही आएगा। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड मेथड भी तुमको बता दे रहा। चलो अब हम लोग जो है सेकंड मेथड को देखते हैं। जैसे हम लोग प्लेन सीट के लिए काम किए थे ना, ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं इस कंडक्टिंग प्लेट के लिए भी। जैसे देखो ये बुक समझो मेटल का बना हुआ है और चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सोचो अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ गया उतना ही डिस्टेंस यहाँ गया, तो जाहिर है जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, है ना। जिस तरह का चार्ज है पूरे पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसा चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही है। अगर यहाँ एक प्लस चार्ज रखोगे इधर रिपेल करेगा, यहाँ प्लस चार्ज रखोगे इधर रिपेल करेगा। तो अगर मान लो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ऐसा लिए कि जितना ये सिलेंडर इस साइड बाहर निकला हुआ था उतना ही इस साइड बाहर निकला। अब अगर पूछा जाए कि इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो जाहिर है यहाँ प्लस चार्ज रखोगे इधर रिपेल करेगा। एरिया वेक्टर किधर होगा, तो जाहिर है इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर ही एरिया वेक्टर होगा। लेकिन जो सिलेंडर का कर्व पार्ट है उस पे तो फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ एरिया वेक्टर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, बीच का एंगल 90 है।
गॉस लॉ अगर यूज करें तो कर्व पार्ट पे तो गॉस लॉ यूज करने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स जीरो है। सर्कुलर पार्ट पर तो यहाँ देखोगे ई डॉट एरिया तो ये हो गया, यहाँ भी देखोगे ई डॉट एरिया जिधर ही उधर ही एरिया ई ए। बोलो चार्ज इनसाइड कितना, तो चार्ज इनसाइड कितना, आप ध्यान से देखो जी, चार्ज इनसाइड कितना। सोचो, चार्ज तो यहाँ भी है और चार्ज यहाँ भी है ना। इस साइड में भी चार्ज है, इस साइड में भी चार्ज है। हाँ, अंदर में कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ चार्ज कितना, सिग्मा इंटू एरिया, यहाँ चार्ज कितना, सिग्मा इंटू एरिया। तो इस तरह से तुम लिखोगे ना 2 सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2EA 2 सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2 2 कैंसिल, एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देख लो तो वही रिजल्ट आया कि नहीं जो फर्स्ट मेथड में आया था। हाँ, तो तुम बोलोगे कि सर लेकिन जब आप प्लेन शीट का बात किए थे तो उसमें तो यही आया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रिजल्ट आया था। तो बोलेंगे कि देखो जब प्लेन शीट का बात करते हैं ना तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो शीट है, जो पेपर है, समझो वो चार्ज से ही बना हुआ है और वो एक पतला सा लेयर चार्ज का है, उसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन जब हम लोग मेटल प्लेट का बात करते हैं तब चार्ज उसका इस साइड भी हो गया और इस साइड भी हो गया, तब उस केस में रिजल्ट क्या हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले तो इस मेथड को लिख लो, फिर मैं कुछ और क्लियर कर रहा हूं कि कब ये रिजल्ट लिखना और कब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना। सपोज करो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक ना, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का। तो नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग में फ़र्क क्या है? नॉन कंडक्टिंग प्लेट को चाहोगे ना तो चार्ज केवल इस साइड भी दे सकते हो, बोथ साइड भी दे सकते हो, वो तुम्हारा मर्जी है। मतलब समझो तुम चार्ज एक साइड इसको दिए हो, एक लेयर चार्ज का है, ऐसे समझना। फिगर जो है ना हर बार 3 डायमेंशनल ना बना करके इस तरह से अब हम लोग बनाएंगे। समझो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तुमसे कहा गया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो प्रॉब्लम कैसे बनाना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो एक लेयर है चार्ज का, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर यहाँ एक प्लस चार्ज रखोगे रिपेल करेगा, और एक लेयर जब होता है, प्लेन शीट होता है, तो फॉर्मूला क्या पड़ा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर तुमसे कोई पूछे कि अच्छा ठीक है इसको पॉइंट बी बोल दे रहे हैं, इसको पॉइंट ए बोल दे, बतलाओ पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो एक पतला सा लेयर है चार्ज का, एक साइड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया जैसे कैसे तुम प्लेन शीट का पढ़ा था। यानी माइंड में ये बना लो ना कि जब भी कोई चार्ज का एक लेयर होता है, पतला सा थिन प्लेन शीट हो, तो उसके कारण नज़दीक के पॉइंट पर, याद रखना ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, तो और इसीलिए हम लोग इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब बहुत बड़ा प्लेन शीट है ऐसा मान करके चलो, ये हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ प्लस चार्ज रखोगे इधर रिपेल करेगा। अब चलो इस एग्जाम्पल में मान लो 1 मिनट के लिए ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट थी, लेकिन चार्ज इसके बोथ साइड दिया हुआ। अब तुमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट बी पर और इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो तुम ऐसे भी सोच सकते हो। एक तो तुम अभी पढ़ा था कि कंडक्टिंग प्लेट रहता है, बोथ साइड जब चार्ज डेंसिटी सेम होता है तो रिजल्ट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरा तरीका जो मेन तरीका है वो ऐसे सोचो, चलो एक लेयर ए है, पहले इस लेयर का बात करेंगे फिर इस लेयर का बात करेंगे। इस लेयर का बात करें तो ये जो लेयर है, मान लो इस लेयर को हम 1 बोले, इसको 2 बोले, लेयर मतलब समझ रहे हो ना,
जैसे कंडक्टिंग प्लेट, सॉरी नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो ये साइड और ये साइड। तो ये जो पतला सा लेयर चार्ज का है वो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक लेयर तो यही देता है। फिर ये जो पतला सा लेयर है वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही देगा, यानी सरफेस 1 और सरफेस 2 दोनों अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में देगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस बी पॉइंट पर निकालोगे तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, और E1 का वैल्यू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। क्या बोलो तो आसान है कि नहीं? देखो मेन बात क्या सिखा रहे हैं, सिखा ये रहे हैं ना कि कोई एक लेयर का बात करोगे ना तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दोनों लेयर है तो मिला के क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो तुम पॉइंट ए पर निकालता तो सोचो यहाँ एक प्लस चार्ज रखोगे तो लेयर 1 इधर रिपेल करेगा, लेयर 2 भी इधर रिपेल, E1 और E2 फिर सेम डायरेक्शन में, फिर वही बात बोलोगे E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम लोग जो है ना फॉर्मूला ऐसे याद कर लेते हैं कि जब नॉन कंडक्टिंग प्लेट रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टिंग रहे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये गलत हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग से मतलब नहीं है, मतलब ये है ना कि चार्ज एक साइड है कि बोथ साइड है। अगर सिंगल साइड है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, बोथ साइड होगा तब क्या हो जाता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यानी कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा बात हम लोग करते इसलिए हैं क्योंकि जनरली जब कंडक्टिंग प्लेट का बात होता है ना तो चार्ज बोथ साइड आ जाता है, इसीलिए हम लोग हेडिंग में दे दिए कंडक्टिंग प्लेट। अदरवाइज कंडक्टिंग प्लेट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चार्ज एक साइड है कि दोनों साइड है इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक ना। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ना इससे तुम्हारा और बेहतर कंसेप्ट होगा। जैसे देखो एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक ना, और उसको Q चार्ज दिया गया, समझो ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और Q चार्ज दिया गया है, और वो चार्ज जो है इसके एक साइड के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ए जो है सरफेस एरिया ऑफ आइदर साइड ऑफ द प्लेट, कोई एक साइड का सरफेस एरिया जो है वो ए है, ठीक। ध्यान से देखना, अब ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट, और इसको भी Q चार्ज ही दिए हैं, इसका भी साइज एक ही जैसा है, लेकिन जब ये कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज दोगे तो चार्ज इधर भी होगा, चार्ज इधर भी होगा, बोथ साइड ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें कैसे? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये बतलाओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बी पर कितना होगा। एक काम करो, तुम जो है ना खुद से सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ होना चाहिए, ए पर कि बी पर। थोड़ा ऐसे ही सोचो, तो ना हो तो उसको पॉज कर दो वीडियो को, खुद से सोचो तो। अच्छा चलो देखो यहाँ पे, तो अगर ए पर तुम बात करोगे तो देखो ये सिंगल सरफेस का चार्ज लेयर एक बना हुआ है ना, चार्ज लेयर का एक सिंगल सरफेस है। तो इसके कारण अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, प्लस चार्ज रखोगे इधर रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितना होगा तो पढ़े हो ना, सिंगल सरफेस जब भी रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा किसको बोलते हैं जी, तो सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो सोचो जो तुम Q चार्ज दिए हो इसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q बाई ए, यानी कि सिग्मा के जगह क्या लिख देंगे, Q बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। देखो क्वेश्चन ये है ना कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, सॉरी एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और एक कंडक्टिंग प्लेट है, मतलब समझो एक प्लास्टिक का प्लेट है
और एक मेटल का प्लेट है, दोनों देखने में एक जैसा प्लेट है, सरफेस एरिया एक जैसा है, दोनों को हम इक्वल चार्ज दिए, क्या दोनों के कारण जो नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ही होगा कि अलग अलग होगा? तो चलो अब हम लोग काम करते हैं। अब जो है अगर तुम इस कंडक्टिंग प्लेट का बात करो तो इसको जो तुम Q चार्ज दिए हो, इसका चार्ज बोथ साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, जबकि पहले वाले प्लेट में एक साइड था। तो सोचो, अब तुमसे कोई पूछेगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इस कंडक्टिंग प्लेट का क्या होगा, तो Q डिवाइडेड बाई 2a ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि एरिया बोथ साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें क्या है, जो चार्ज दिए हो एक साइड में था, इसलिए सिग्मा के जगह हम लोग क्या लिखे, Q बाई एरिया। ठीक ना, देखो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दे रहे हैं, सिग्मा का वैल्यू इसमें कितना हो गया, Q बाई एरिया, जबकि उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हो गया Q बाई 2a, क्योंकि चार्ज बोथ साइड हो गया। अब तुमसे पूछा जाए कि बतलाओ इस B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना, तो देखो इसमें दो सरफेस है, इधर भी चार्ज का लेयर है, इधर भी है। इस लेयर 1 के कारण देखोगे तो अगर यहाँ प्लस चार्ज रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फिर इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण ये भी रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी कि इस दोनों लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड B पर क्या होगा, तो बोलेंगे E1 प्लस E2, है ना। देखो दोनों के कारण सेम है, और जानते हो ना कोई भी एक लेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा डैश लिखे हैं, सिग्मा डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दो तो सिग्मा डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा जाए तुमसे सिग्मा डैश क्या होगा, तो जाहिर है यहाँ तो निकाल के रखे हुए हैं, Q बाई 2a डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बतलाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया जी, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सोच करके बताओ, A पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि B पर ज़्यादा आया? देखो तो दोनों सेम आया क्या, यानी मतलब कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट से नहीं है, मतलब इससे है चार्ज एक साइड है, बोथ साइड है, चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अकॉर्डिंग देख लो। दोनों, एक नॉन कंडक्टिंग था एक कंडक्टिंग था, देखने में दोनों का साइड सेम था, दोनों को इक्वल चार्ज दिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम दिया। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं याद करके ऐसे याद रखना है कि कोई भी जो एक लेयर चार्ज का होता है ना, वो नज़दीक के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और उसी के आधार पे 2 लेयर है, 5 लेयर है, 10 लेयर है, जितना भी होगा उसको बना सकते हो। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन जिसमें अक्सर जो है ना तुम लोगों को दिक्कत हो जाता है। जैसे कहा गया कि 2 ठो कंडक्टिंग प्लेट, 2 ठो कंडक्टिंग प्लेट है, इसको तुम Q चार्ज दे दिए, चलो इस प्लेट को X बोल दिए, इस प्लेट को Y बोल दिए, ठीक ना। Q चार्ज इसको दे दिए, दोनों प्लेट एक जैसा है, A जो है एरिया ऑफ द प्लेट ऑन वन ऑफ द साइड, कोई भी एक साइड का जो सरफेस एरिया है वो A, इसको प्लस Q चार्ज दे दिया, और मान लो इसको हम कोई चार्ज नहीं दिए, और तुमसे कहा गया कि ये जो चारों सरफेस है, अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि 4 सरफेस कहाँ पे, देखो जैसे एक प्लेट ऐसे तो 1 2 है ना, इसमें भी 2 ठो हुआ तो 4 सरफेस हो गया ना। तो चारों सरफेस पे तुमसे पूछा जा रहा है कि चार्ज कितना होगा, ठीक ना। देखो इसको सरफेस 1 बोल दे रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे तुमसे कहा गया
इसमें कहा 3 ठो आइडेंटिकल प्लेट है ना, 3 ठो आइडेंटिकल प्लेट है, एक जैसा प्लेट है। इसको हम चार्ज दे दिए 2q, इसको दे दिए -q। कह रहा जितना भी सरफेस है इसमें 6 सरफेस हो गया, सारे सरफेस का सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो बतलाओ। तो कैसे निकालेंगे? देखो एकदम सिंपल ट्रिक। जैसे इसको कितना चार्ज दिए हो Q, तो जिस प्लेट को भी जो चार्ज दिए हो ना, ठीक ना, कंडक्टिंग प्लेट है सब, जो भी चार्ज दिए हो वो चार्ज जो है हाफ हाफ बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि यहां हो गया Q/2, यहां हो गया Q/2। पहले तो ऐसे कर लो, और ये Q/2 प्लस में ना है तो इंडक्शन इफेक्ट के कारण यहां -Q/2, यहां +Q/2। देख लो क्या करना है, पहले जो चार्ज दिए उसको हाफ हाफ बांट लो, है ना, और यहां Q/2 तो यहां -Q/2, यहां +Q/2। वैसे ही यहां देखो कितना चार्ज दिए हो 2Q, तो 2Q चार्ज दिए हो तो हाफ हाफ बांट लो QQ। अब चलो यहां Q, तो इसके फेसिंग सरफेस पर, सामने वाला सरफेस पर -Q +Q, फिर ये +Q तो ये -Q +Q। अभी इसका काम नहीं किए हैं, अभी हम 2Q का काम किए हैं। फिर से समझो, इसको कितना चार्ज दिए 2Q, तो हाफ हाफ तो बांट लो QQ। यहाँ Q तो -Q, यहाँ -Q, यहाँ +Q, इंड्यूस चार्ज है, यहाँ +Q तो -Q +Q। अब देखना, जैसे इस पर कितना चार्ज है -Q चार्ज, तो पहले हाफ हाफ बांट लो, -Q/2 -Q/2 बांट लिया हाफ हाफ। यहाँ -Q/2 तो यहाँ क्या +Q/2 -Q/2 +Q/2 -Q/2। नहीं समझा? चलो एक बार फिर समझा। ये -Q है ना, तो हाफ हाफ बांट लिया। अब इधर तो कोई मेटल सरफेस है नहीं, इधर है, तो ये -Q/2 है, तो ये क्या हो गया +Q। देखो यहाँ माइनस है तो उतना ही यहाँ प्लस, फिर माइनस प्लस अगर एक प्लेट और होता तो वही कंटिन्यू करते जाते। अब तुमसे कोई पूछे कि चार्ज ऑन सरफेस 1 कितना होगा, बतला दो कितना होगा। Q और -Q/2, यानी Q/2 हुआ क्या। चार्ज ऑन सरफेस 2 क्या होगा, तो देख लो Q और Q/2, Q + Q/2 3Q/2 हुआ क्या। सरफेस 3 पे चार्ज देख लो, थोड़ा देख लो, यहाँ -Q -Q/2 -Q -3Q/2। यानी देखो एक बात तो हम लोग समझ लिए कि इसमें देखो बहुत बढ़िया से तुम याद रख सकते हो, इस पर जितना प्लस होगा ना, जो अपोजिट सरफेस होगा, आमने सामने वाला जो सरफेस होगा ना, उस पर चार्ज इक्वल और अपोजिट साइन का होता है। अगर इस पर प्लस जितना होगा ना उतना ही इस पर माइनस। फिर देखो इस पर जितना प्लस है उतना ही इस पर माइनस। और जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है ना, बिल्कुल आउटसाइड का, तो इधर चार्ज कितना है Q - Q/2, तो कितने के इक्वल हो गया Q/2। और जो सरफेस 6 है ये भी कितना हो गया Q - Q/2, तो कितना हो गया Q/2। बोलो, यानी जो आउटर सरफेस रहता है उसका चार्ज हमेशा इक्वल होगा। अब इसी तरह से इतना तो समझ रहे हो, सरफेस 4 का भी चार्ज पूछा जाए तो Q + Q/2 3Q/2 बोल दोगे। सरफेस 5 का पूछा जाए तो बोलो कितना बोल दोगे -Q। और ऐसे भी सरफेस 4 का बोल दिया तो जितना प्लस होगा उतना ही है माइनस होगा। सरफेस 5 का लिखते तो -3Q/2। इसी तरह से सरफेस 6 का लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है तो कितना लिखोगे Q - Q/2 यानी Q/2। क्या हम लोग सीखे, जो आमने सामने सरफेस होता है वो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखता है,
और जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो साइन में भी इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल, मैंने ये इक्वल चार्ज रखेगा। तो पहले तो तुमको सिखाए कि चार्ज को कैसे डिवाइड करोगे जब आइडेंटिकल प्लेट सब दिया रहे। तो एक बार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब सपोज करो 2 ठो कंडक्टिंग प्लेट, और मान लो इस पे हम चार्ज दे दिए 2q और इस पे चार्ज दे दिए हम -q। दोनों आइडेंटिकल प्लेट है, एक जैसा प्लेट है, सरफेस एरिया जो है A है कोई भी एक साइड का। अब तुमसे कहा गया कि ये है पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ठीक ना। ये जो है सरफेस एरिया ऑन आइदर साइड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, A पर, B पर, C पर। देखो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो ना तो वो तो जानते ही हो कि डायरेक्शन देखना हो तो पॉजिटिव, वो सब बाद में बात करेंगे, पहले चार्ज को बांटो। ये 2q है ना, तो सीख गए हो ना, हाफ हाफ q q, यहाँ q तो ये -q तो ये +q। अब ये -q है ना तो हाफ हाफ -q/2 -q/2, यहाँ -q/2 ये +q/2 ये -q/2। चलो ये जो सरफेस 1 है, देखो 4 सरफेस है ना, सरफेस 1 का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो बोलो तो सरफेस 1 का तो टोटल चार्ज कितना, यहाँ q -q/2, q -q/2 डिवाइडेड बाई एरिया q/2 है। चलो सरफेस 2 q + q/2 डिवाइडेड बाई एरिया 3q/2 है। सरफेस 3 तो याद रखो जो 2 का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ना वही 3 का भी होगा, फर्क केवल क्या चीज का होगा, तो साइन का होगा। मॉड दे दोगे ये भी हो जाएगा 3q/2 है ना। 3q/2 चार्ज है, एरिया से डिवाइड कर दिया। अब चलो सरफेस 4 का बात करोगे तो सरफेस 4 का तो वही होना चाहिए, ये आउटर मोस्ट सरफेस है ना, तो जो 1 का सरफेस चार्ज डेंसिटी वही 4 का। तो बोलो कितना हो गया, q -q/2 डिवाइडेड बाई एरिया यानी q/2 है। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड A पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड B पर क्या होगा, C पर क्या होगा। तो सोचो अगर A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो यहाँ एक प्लस चार्ज रखो, है ना, थोड़ा समझना बढ़िया से। A पर जो प्लस चार्ज रखो, बोलो तो ये जो सरफेस 1 है ये पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज, तो जाहिर है पॉजिटिवली चार्ज है, q -q/2 यानी q/2 होगा। तो सरफेस 1 इधर रिपेल करेगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सरफेस 1 के कारण। चलो सरफेस 2, तो सरफेस 2 जो है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब चलो सरफेस 3 ये निगेटिवली चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो 3 का इधर होगा। सरफेस 4 देख लो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये सरफेस 4 पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यानी समझना बात को, 3 सरफेस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा और एक सरफेस इधर दे रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1 + E2 + E3 प्लस E4 माइनस E3। E3 इधर है इसलिए उसको माइनस कर दिए। अब जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का सवाल है तो सिग्मा 1, देखो कोई भी एक सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हो ना, σ/2 ε0 होता है। तो सरफेस 1 के कारण σ1/2 ε0,
सरफेस 2 के कारण तो सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 4 के कारण तो 4 के कारण सिग्मा 4 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन माइनस 3 के कारण लिखेंगे तो सिग्मा 3, ठीक ना, चूंकि वैल्यू मुझे लिखना है तो मॉड सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। देखो तो क्या आया, थोड़ा वैल्यू पुट करो ना। सिग्मा 1 कितना, तो क्यू बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो सिग्मा 2 कितना, तो 3q बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 4 कितना, तो q बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 3 कितना, 3q बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म गायब हो गया। बच कितना गया, देखो इसको नीचे लिखोगे q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी हो गया q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना हो गया, तो q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यही आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किस पॉइंट पर, a पॉइंट पर। जाहिर है इसी तरह से b पॉइंट पर भी सोचेंगे। चलो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम लोग b पॉइंट के लिए सोच रहे हैं, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, रूल है ना, वहाँ एक प्लस चार्ज रखो। तो सोचो तो ये पॉजिटिव है, ये इधर रिपेल करेगा। चलो 1 से ही शुरू करते हैं। 1 पॉजिटिवली चार्ज है, इधर रिपेल करेगा। चलो यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। 1 के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो 2 भी पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी इधर रिपेल करेगा, 2 के कारण भी इधर। 3 निगेटिवली चार्ज और इधर ही अट्रैक्ट करेगा, चलो 3 भी इधर है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज है, इधर अट्रैक्ट करेगा, तो सोचो इधर रिपेल करेगा, इधर अट्रैक्ट करे, डायरेक्शन तो सेम ना हो गया। अब चलो 4 के कारण, तो 4 पॉजिटिवली चार्ज है, वो इधर फोर्स लगाएगा। 4 पॉजिटिवली चार्ज है, वो इधर फोर्स। देखो एक बात तो जान रहे हो ना, सरफेस 1 और सरफेस 4 एक जैसा है। तो सरफेस 1 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, सरफेस 4 इधर दिया, तो ये E1 और E4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। E1 और E4 कैंसिल हो जाएगा। वो वैल्यू अपना तुम लिख सकते हो, लेकिन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी याद रखना, जैसे ये आउटर मोस्ट सरफेस पर इक्वल चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज रखोगे तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर देगा उतना ही ये इधर देगा, तो इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा क्या। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके कारण होगा, E2 और E3 के कारण। वैसे तुम जो मेथड से लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4। वैल्यू लिखो, हालांकि तुम चाहोगे डायरेक्ट E1 और E4 कैंसिल, क्योंकि वैल्यू तो एक ही आना है, तो झूठ मूठ का टाइम क्या पास करना है। E2 प्लस E3, तो E2 क्या लिखें, इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E3 क्या लिखें, तो बोलेंगे सिग्मा 3 मॉड में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बतलाओ तो सिग्मा 2 का वैल्यू कितना है, 3q बाई 2a डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 3 का वैल्यू कितना है, उसका भी तो वही है, डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बोलो, दोनों इक्वल है, तो 3q बाई 4a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 कर दे रहे हैं, यानी 3q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। आंसर हो गया क्या। इसी तरह से सी पे भी निकाल लोगे। वैसे जो रिजल्ट ए पर आया है ना, वही सी पर पे भी आएगा, बस फर्क केवल इतना होगा कि ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, और बी पर तो देखें ही नेट इधर हुआ, ये तीनों मिल करके इधर है, ये अकेले इधर है, तो E1 E4 तो यानी E2 और E3 मिल के डायरेक्टेड तो इधर ही ना है। तो चलो ये तो समझ गया कि अगर तुम अनइक्वल चार्ज भी दोगे अलग अलग प्लेट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे नज़दीक के पॉइंट पर। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखो जी, 2 ठो कंडक्टिंग प्लेट है, आइडेंटिकल प्लेट है, एक जैसा प्लेट है। मान लो ये प्लेट x है, ये y है। इसको तुम दे दिए प्लस क्यू चार्ज और इसको दे दिए माइनस क्यू चार्ज। ये जो है सरफेस एरिया ऑन आइदर प्लेट, आइदर साइड ऑफ द प्लेट, है ना। अब सोचो, तुमसे कहा गया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ए पर, बी पर और सी पर। साथ में ये बतलाओ प्रत्येक सरफेस पर चार्ज कितना होगा। देखो यहाँ कितना सरफेस है, 4 ठो सरफेस। ध्यान से देखना, कितना चार्ज दिया इसको, प्लस क्यू। तो क्या रूल है, हाफ हाफ बांट दो, तो क्यू बाई टू, यहाँ माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू। बोलो इस पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू बाई टू, यहाँ हो गया प्लस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू। थोड़ा सोचो तो, यहाँ टोटल चार्ज कितना आया जी, 0 हुआ क्या। क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू 0, यहाँ भी क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई, यानी कि समझो ऐसे 2 कंडक्टिंग प्लेट, इस पर 0 चार्ज, इस सरफेस पर कितना चार्ज, क्यू बाई टू, यानी क्यू चार्ज ना एक तरह से हो गया। इस सरफेस पर अगर टोटल चार्ज देखो तो कितना हो गया, क्यू। और इस सरफेस पे देखो माइनस क्यू बाई टू माइनस, कितना चार्ज हो गया जी। तो इस सरफेस पे चार्ज हो गया माइनस क्यू, ठीक ना। इस पर हो गया प्लस क्यू और इस पर हो गया माइनस क्यू, ठीक। अब कहा गया कि पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। तो समझो एक तरह से 2 ही सरफेस का ना बात करना है। 1 और 4 पे तो चार्ज ही 0 हो गया। देख लो क्या होगा, इसको क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, और डिस्ट्रीब्यूट कैसा हुआ, सारा के सारा प्लस क्यू इस साइड और माइनस क्यू इस साइड। यही अगला जब चैप्टर पढ़ोगे ना कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। उसमें इस साइड आ गया प्लस क्यू चार्ज, इस साइड आ गया माइनस। देखो कंडक्टिंग प्लेट है, फिर भी दोनों साइड चार्ज नहीं है, कारण कि यहाँ क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू मिल के क्या हो गया, 0, ठीक है। तो ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है, और ए जो है वो सरफेस एरिया। पूछा गया तुमसे कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, थोड़ा समझना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना। चलो हम यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं। पॉइंट ए पर क्या होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर रिपेल करेगा क्या, यानी 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और 3 अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना। समझो ऐसे, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो इधर रिपेल किया, यानी कि इस सरफेस 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और सरफेस 3 अट्रैक्ट करेगा। जाहिर है दोनों के पास चार्ज तो सेम है ना, चार्ज डेंसिटी सेम होगा, एक इधर और एक इधर। तो बतलाओ तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया कि नहीं, यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये देगा इधर लेफ्ट में, उतना ही ये देगा राइट में। ठीक वैसे ही काम सी पर करो। सोचो यहाँ प्लस चार्ज रखोगे तो ये जो 2 है वो इसको इधर रिपेल करेगा, और ये जो 3 है वो अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो E2 और E3 एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। यानी E2 का वैल्यू निकालोगे तो इसके कारण हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। देखो जो चार्ज डेंसिटी इसका होगा वही इसका होगा, भले साइन प्लस माइनस है, लेकिन वैल्यू लिखते समय तो हम लोग पॉजिटिव ही लिखते हैं। तो E2 जो है वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, वो इधर है,
E3 जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही है, वो इधर है ना। C के लिए बात करो तो जाहिर है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड C पर क्या हो गया 0, A पर भी क्या हो गया 0। अब तुमको निकालना किस पॉइंट पर है, B पर, है ना। समझ गया ना ये दोनों क्यों 0 हुआ, कारण कि एक जो है लेफ्ट में फोर्स लगा रहा है, दूसरा राइट। यानी अब B पर बात करो तो देखो B पर जब बात करोगे तो बोलोगे कि ये पॉजिटिव है और अगर यहाँ प्लस चार्ज रखे तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो बोलो दोनों सेम डायरेक्शन हुआ कि नहीं। तो 2 और 3 दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज डेंसिटी सेम है, तो जाहिर है दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो बोलो 2 इंटू E2 भी लिख सकते हैं। E2 का वैल्यू क्या लिखें, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कोई भी एक लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। माने इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण भी, इसीलिए 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये बतलाओ सिग्मा का वैल्यू क्या लिखें, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका अगर निकालोगे तो चार्ज Q है और एरिया A है, यानी Q बाई A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड B पर आ गया Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। और जब पढ़ोगे कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को तो वहाँ जानोगे कि बीच के पॉइंट पर यही रिजल्ट बार बार यूज में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता है। तो देखो ये तो तुमको कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सब तुमको क्वेश्चन सिखाए हैं। गॉस लॉ से रिलेटेड और भी बहुत सारा बात सिखाना, अभी जितना भी एप्लीकेशन बताएं उस पर आगे के क्लास में वो प्रॉब्लम बतलाएंगे। लेकिन शॉर्ट में ही सही जो भी गॉस लॉ के पोर्शन को पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा वीडियो को फास्ट करके ही या कॉपी में लिख लियो तो कॉपी को रिवाइज करके और पढ़ोगे तो तुमको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और अब तुमको कुछ होमवर्क बता दे रहे हैं कि कहाँ तक होमवर्क तुम ट्राई कर सकते हो, और वो हम पेज का जो है ना फ़ोटो भी भेज देते हैं जिससे कि तुम्हारा काम आसान हो जाए। और होमवर्क अभी कुछ ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, तुम क्या करना कि SC वर्मा के बुक में जो है गॉस लॉ जो चैप्टर है वो पेज नंबर 142, देखो NCERT बुक में है ना, फर्स्ट ही चैप्टर में सब है, तो उसमें भी होमवर्क देंगे। लेकिन अभी हम इसमें तुमको होमवर्क दे रहे हैं जिसमें तुम क्या करना, ज़्यादा नहीं, कोशिश करना 21 से लेकर 24 तक, केवल लास्ट का कुछ क्वेश्चन दिए हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, पूरी तरह से समझ में आएगा। और अगले क्लास में जो है हम ये सब एप्लीकेशन सिखाएंगे, स्ट्रेट वायर रहे, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, फिर फ्लक्स के भी क्वेश्चन पे आएंगे अलग अलग केसेज में। लेकिन आज इतना है।